अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। टूटी भिकरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं और जो इल्जामात उनके ऊपर आयद किए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से, उनमें एक तो मजीद इजाफा होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ अदालती रिलीफ का भी सिलसिला नजर आ रहा है और वाज़ेह तौर पर इस वक्त भी जारी है, जिसकी आज सबसे बड़ी मिसाल जनाब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई है, जो कि बिल आखिर हुई है। और वो ये कहते हैं कि वो पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात करने भी जाएंगे आज। तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने उनकी जो प्रेस टॉक थी उसके बाद, रिहाई के बाद, वो उसको नशर भी किया। और इसी की तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी अब मजीद एक अपना हुक्मनामा जारी किया है कि पुलिस दीवारें फलांगना और लोगों के घर बिला वजह जाकर उनको तंग करना बंद करे। जो लोग मतलूब हैं उनको मतलूब अगर वो हैं और नहीं मिल रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि उनके घर जाकर दीवारें फलांगी जाएंगी या उनके घर में लोगों को या उनके घर के दीगर अफराद को तंग किया जाए। ये तमाम जो ऑब्जर्वेशन हैं ये तब सामने आई जब उमर अयूब साहब का जो केस था वो अदालत, मौजूद अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही थी, जहां पर उन्होंने ये शिकायत की थी कि अब मेरे घर वालों को मेरी गिरफ्तारी के लिए तंग किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर एक तरफ तो जो अदालती एक हिकमत अमली है वो नजर आ ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से इल्जामात हैं वो मजीद संगीन होते जा रहे हैं। जैसे वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने अब एक फ्रेश एलिगेशन में ये मजीद एक बहुत संगीन इल्जाम लगाया है कि जो 9 मई के वाकयात हुए उसमें जिना हाउस में जाकर ना सिर्फ तंसीबात को आग लगाना वगैरह, ये तो हमने स्क्रीन पर अपनी देखा है, ये तो हर किसी जबान ज़ते आम सबके फोन से लेकर टीवी स्क्रीन तक ये बदनुमा मनाजिर हर जगह ही छाए हुए थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी एक्ट के तहत इस वजह से उन लोगों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि वहां से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, हसास इन्फॉर्मेशन थी, वो भी चुराई गई है। वहां पर गैजेट्स जो थे, जैसे कंप्यूटर्स थे, उनको तहवील में लिया गया है और वो तमाम चीजें गायब हैं। तो ये जाहिर है, ये जो इल्जाम की नौयत है और इसकी जो संगीनी है उसमें इजाफा हो जाता है। और फिर एक और इजाफा इस तरह से हो जाता है कि अता तारड़ साहब ने भी कुछ इसी तरह की एक बात की और एक फ्रेश एलिगेशन में, जो कि एक बड़ा बदनुमा वाकया कोयटा में आज जो बदकिस्मत वाकया पेश आया है वो है कि अब्दुल रजाक शर साहब का जो एक टारगेट किलिंग का वाकया है, बदकिस्मती से उनकी शहादत हुई है इस वाकये में और उनको कत्ल किया गया है आज। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके ताने बाने अता तारड़ साहब ने प्रेस टॉक करके जोड़े हैं उस मुकदमे से जिसकी पैरवी वो कर रहे थे और जो इमरान खान साहब के मुकदमे के हवाले से जो बाकायदा वो पिटिशनर थे, जो उन्होंने गुज़िश्ता साल असेंबली तोड़ी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सबवर्ट करने के लिए। तो गोया कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने के लिए वो आर्टिकल 6 परस्यू कर रहे थे अगेंस्ट द पीटीआई चेयरमैन। और अता तारड़ साहब ने कहा है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनका इस तरह से, इस तर्ज से उनका उसी टाइम के, उसी फ्रेम के दौरान उनका इस तरह से कत्ल हुआ है। इसके ऊपर भी जो एग्जैक्टली बात की है अता तारड़ साहब ने, एक तो सुन लेते हैं हम राना सनाउल्लाह साहब की भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम, हम उनकी भी बात आपको एग्जैक्टली सुनाएंगे कि उन्होंने किन अल्फाज में ये जो इल्जाम है ये उन्होंने आयद किया है। अता तारड़ साहब की बात सुनिएगा पहले। ये इंसाफ का कत्ल है कि अब वकीलों की अगर टारगेट किलिंग आपने शुरू कर दी और सिर्फ इस वजह से कर दी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में अपना किरदार अदा कर रहे थे, उनको दिन दिहाड़े कत्ल करवाया गया है और इसमें साहब के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा मुकम्मल तफ्तीश होगी। गोया ये कि ना सिर्फ इल्जाम बल्कि अता तारड़ साहब तो बड़ी श्योरिटी से ये बात कर रहे हैं कि ये जो कत्ल है उसके ताने बाने वहीं से जुड़ते हैं जो वो केस परस्यू कर रहे थे अगेंस्ट इमरान खान। तो इसके ऊपर भी बात रहेगी। और आज जो शाह महमूद साहब ने बात की है उसको भी हम लोग सुनाएंगे जरूर कि उन्होंने पर्टिकुलरली जो बात की और जो एक अपने एक अज़म का इजहार किया। यकीनन ये बात अच्छी है कि चाहे जितनी मुश्किलात आए, आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात की कि पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है तो उनको घबराना नहीं चाहिए। तो ना घबराने की तायीद करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद आया इतनी जल्दी क्यों घबरा गई, इसके ऊपर हमने पिछले भी अपने कोर्स ऑफ प्रोग्राम्स में बात की है, आज भी इंशाल्लाह बात होगी। बड़ा एक डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन फौरी तौर पर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक का रुख करते हैं और फौरी तौर पर अपने गेस्ट की तरफ फिर आएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। अज़मा बुखारी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट, अपनी जमात की तर्जुमान और तमाम मामले पे बड़ी बेबाक आवाज हमेशा से रही हैं और अभी हुकूमत की नुमाइंदगी तमाम मामले पे हमारे साथ करेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड अज़मा साहिबा, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब नाजरीन अपने तमाम तर तज्जिए तबसरे के हमरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम बातों पे एक ऑब्वियसली जो फौज का एक पर्सपेक्टिव है, जो कि एक बड़ा पुख्ता पर्सपेक्टिव है इन द करंट सर्कमस्टांसेस, उसके हवाले से भी और दीगर पॉलिटिकल अहवाल से भी हमें बताएंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन जनाब राजा आमिर अब्बास साहब अपना जो लीगल एक पर्सपेक्टिव है वो पूरी इस गुफ्तगू में ऐड करेंगे और एक बड़ा आपका डेकोरेटेड जो लीगल पर्सपेक्टिव है वो हम लोग उससे एक रहनुमाई लेंगे पूरे मामले की कि इस वक्त आया
लीगली स्पीकिंग ये मामलात कहाँ जा रहे हैं और आगे आप इलेक्शंस के हवाले से क्या फोर्सी करते हैं? वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आई विल गो टू द लेडी फर्स्ट। अज़मा साहिबा, आपकी तरफ पहले आना चाहती हूँ। एक तो मैंने ऑडियो इब्तिदा में सुनाई, आपने भी सुनी कि ये बहुत एक संगीन एलिगेशन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मजीद हुकूमत की तरफ से लगा दिया गया है, और राना सनाउल्लाह साहब ने फिर मजीद इसमें एड ऑन किया है, उन्होंने भी मजीद एक संगीनी का ही एक इजाफा किया है, ये कह के कि हसास इंफॉर्मेशन चोरी की गई थी। तो गोया ये कि फिर तो ये जो मामला तोड़ फोड़ का था ये इससे आगे चला गया है, क्योंकि हसास इंफॉर्मेशन चोरी करने का कोई ऑब्जेक्टिव या कोई इस तरह की चीज है हुकूमत के जहन में कि जिस वजह से मुबैना तौर पे ये काम किया गया? बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, पहली तो बात यह है कि जहां तक अब्दुल रज़ाक साहब के कत्ल की बात है, जाहिर है ये अनफॉर्चुनेट वाकया आज पेश आया है, और ये कोई इत्तफाक तो नहीं है कि कल जो है वो संगीन गद्दारी का केस जो उन्होंने इमरान खान साहब पे किया हुआ है उसकी कल पेशी थी, और उस पेशी से एक दिन पहले जो है उनको आज दिन दिहाड़े जो है वो टारगेट किलिंग करके उनको जो है मर्डर कर दिया गया। अब यकीनन हुकूमत के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी जो ये बात की गई है, मेरे पास इस वक्त जो है उसके बारे में हकायक नहीं है, तो जाहिर है जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उस पर मीडिया को जो है यकीनन उस पर प्राइज किया जाएगा। जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, देखिए गुजारिश ये है कि ये बात पहली दफा नहीं की है राना साहब ने, इससे पहले भी वो इसका जिक्र कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसका जिक्र किया था, और वो इसलिए कि कोर कमांडर का घर जो है वो बहुत सेंसिटिव जो है वो जगह होती है। उनके घर में जहाँ बहुत सारी चीजें मौजूद थी वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, वहां पर फाइल्स भी मौजूद थी, वहां पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, जो गैजेट्स हैं वो वहां मौजूद थे। अब वो जो कुछ चीजें वहां जला दी गई और कुछ चीजें चोरी करके ले गए, जो वहां से कोरमा उठा के ले गए हैं, जो वहां से कच्चे आलू उठा के लेके गए हैं, जो, और एक खातून आपने उनकी वीडियो देखी हो अगर, हाँ वो बहुत सारी चीजें हैं। एक खातून आपने देखी, उन्होंने जो है वो पहना हुआ था मास्क, और उनके हाथ में फाइलें थी, उनके हाथ में डायरी टाइप भी, एक बुक भी थी कोई, उसके अंदर और भी चीजें थी, और उन्होंने वो दिखाई भी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी किताब, ये मैं उठा के ले आई हूँ। सो अगर तो वो चीजें जल गई हैं तो फिर तो शायद उसके बारे में एक जो है वो कंसर्न थोड़ा कम हो, और अगर वो चीजें, फाइलें और जो बाकी गैजेट्स हैं अगर वो कहीं बाहर चले गए हैं और वो न जाने किसके पास हैं, उसका इस्तेमाल क्या होगा, ये यकीनन एक कंसर्न की बात है। कोर कमांडर का घर कोई जो है वो पिकनिक स्पॉट तो नहीं था, बिल्कुल, ना वहां पे आप झूमते जुमाते आए और वहां पर आप पार्टी करें। अच्छा अज़मा साहिबा, एक अर्ज है आपसे, वो ये कहते हैं कि जिस सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई का भी यही पर्सपेक्टिव है। कल हमारे साथ अहमद अवैस साहब भी थे, वो भी यही बात बड़ा बुलंदो बांग अंदाज में कह रहे थे कि इस हसासियत को ही मद्देनजर रखते हुए क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि अपनी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद रखते? उल्टा ये सुनने में आया कि जी सिक्योरिटी तो हमने जानबूझकर हटा दी थी ताकि पीटीआई के लोगों को एक्सपोज करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अहमद अवैस साहब मेरे साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में थे, मैंने उनको कई दफा गुजारिश की, लेकिन जाहिर है उनका एक, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की अनफॉर्चुनेटली कोशिश करनी है। अहमद अवैस साहब को या बाकी लोगों को नजर नहीं आया वहां पे 4-4 गाड़ियां एक दफा में 4 गाड़ियां ऐसे आगे पीछे खड़ी करके वहां जलाई गई। वहां पर जो सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले, चूंकि पुलिस वाले जो है अनआर्म्ड थे, इसलिए उनको जो है उनको मारा गया, वहां से उनको जो है वो मार मार के जख्मी करके भेजा गया। और एक एसपी साहब जो है उनकी एक आंख जाया हो गई है इस सारे पथराव और इस सारे तशद्दुद के उसके अंदर। सो जब एक मॉब होता है ना, और मॉब जब एक तैयारी करके आया है, अब ये देखिए ना, ये सवाल ये भी उठता है अहमद अवैस साहब से या बाकी लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वहां पे ऐसे पत्थर रगड़ रगड़ के तो किसी ने आग नहीं लगाई ना, वहां पर यकीनन कोई तैयारी होगी, और पेट्रोल बम तो बनाना खत्म है पीटीआई के ऊपर आपने। और इनके जो लड़के अंदर गए उनके आपने हैंडबैग्स देखे होंगे, उनके शोल्डर्स पे हैंडबैग्स भी थे, अल्लाह जाने उसके अंदर क्या था। और इतनी जो ऑर्गेनाइज तरीके से वहां आग लगी तो उसकी जाहिर तैयारी उन्होंने की हुई थी, और ये भी कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना मोना। जहां भी गए हर शहर में सिर्फ फौजी तनसीबात की तरफ गए, मियांवाली एयरबेस में घुसे, पंजाब रेजिमेंट की जो है सिविलियन इंस्टॉलेशंस को भी नजरे आतिश किया गया था अज़मा साहिबा, जैसे यहाँ पर 6th एवेन्यू का बस स्टेशन है उसको नजरे आतिश किया, मुतअद्दिद गाड़ियां, बहुत हमारे अपने इलाकों में ये तमाम तसादुम हुआ है। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो है पहली जो पहला दिन था ना 9 मई, उस दिन टोटल फोकस सिर्फ फौज के ऊपर था। अच्छा। और अगला जो 10 तारीख था उस दिन थोड़ी सी ग्रेविटी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ सिविलियन चीजें भी जगाई, बिकॉज हौसला बढ़ गया ना बहुत, और मजम्मत किसी ने की नहीं। और इमरान खान साहब जो है वो अंदर बैठकर
पूरी इतला ले रहे थे, पूरे वो अपने रहनुमाओं के साथ इन टच थे, फोन पे थे, इसके बाद पूरा राब्ते में थे। रिकॉर्ड जी मौजूद है। हाँ। जो फोन उन्होंने इस्तेमाल किया जेरे हिरासत, जिस पुलिस वाले का फोन इस्तेमाल किया, वो फोन भी इधर है, वो मौजूद है। तो ये तमाम शवाहिद है, हमें कोई शौक नहीं है सही। ये इमरान खान मामला पे मैं या आगे उसकी लेकर पार्टी के जाती हूँ ऊपर अजमा इल्जाम साहिबा, लगाने लेकिन का। ये कि वो आपके हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों के घरों की दीवारें फलांगना बंद करें। अगर बंदा नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उनके उम्र दराज आप वालदैन को या घर के दीगर अफराद को पकड़ लें। आई गेट बैक टू यू प्लीज, इसका भी आप जवाब फरमाइएगा। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। आज बड़े एक पर्टिनेंट रिमार्क्स, एक तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनका जो इसमें वर्डिक्ट है वो आपके सामने है। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फिर एक दफा गिला किया है कि भाई मदाखलत ना करें हमारे इख्तियारात में। और साथ साथ एक और बड़ी एक अहम बात जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने की है वो ये की है कि जो बगैर तस्दीक के जो वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी भी ऑडियो या वीडियो की बुनियाद पे, बगैर उसको वेरीफाई करे कि वो ठीक है या गलत है, उनको तो फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये उनको ओहदे से हटा देना चाहिए। ये एग्जैक्टली ये रिमार्क है जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने दिया। देखिए, यहाँ पे अदालत के जो रिमार्क्स हैं, आई थिंक वो बिल्कुल मैटर नहीं करते। यहाँ पे तो अदालत की जजमेंट्स आ गई, अदालत की डिटेल्ड फैसले आ गए और दरामद नहीं हो रहा, तो अदालत के इल्म में होगा कि ये रिमार्क्स मे बी फॉर मीडिया कंजम्पशन या उसके लिए तो कोई अहमियत रखते हों, शायद वो भी ना रखते हों। अदरवाइज ये इन रिमार्क्स से कुछ नहीं होता कि जी वजीर दाखिला को या जिसने भी वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको फारिग कर देना चाहिए। फारिग तो अदालतों ने करना होता है। अगर अदालतों में ये देखा जाए तो अदालतें बुला के सस्पेंड भी कर सकती हैं, इंक्वायरी का ऑर्डर भी कर सकती हैं। बात है कि अब ये चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि जो इस मुल्क की तीसरी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्ब है, ये जो थर्ड पिलर है, उसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि इंटरफेरेंस हो रही है। और अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे दूसरे मामलात में फैसले देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कासिम सूरी से लेके हमजा शहबाज वाले केस में लेके दीगर केसेस में लेके फैसले देती है, तो जहाँ उसकी अपनी जो अदलिया है उसमें अगर वो समझते हैं इंटरफेरेंस हो रही है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगी तो ये टीवी पे आना और रिमार्क्स देना, इसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी आपके व्यू में ये रिमार्क से आगे बढ़कर मोअज़्ज़ज़ अदालत को एक्शन लेना चाहिए अगर उसके अपने डोमेन के ऊपर कोई ज़र्ब आ रही है तो? बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे और इस किस्म की बातें करते रहेंगे तो इससे दूसरी साइड पे मजीद जो सा है वो एक स्टेप फॉरवर्ड और आएंगे और ज्यादा बातें। अब जजेस की जो ये आज की हेयरिंग थी, ये हेयरिंग क्या है कि जी जजेस की इंटेग्रिटी के बारे में क्वेश्चन उठा हुआ है और वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने कमीशन बनाया है कि हम इन ऑडियोज की वेरासिटी को कि जी ये असली है नकली है चेक करना चाहते हैं। जब आप असली और नकली का तयन नहीं कर सकते तो फिर ये हुकूमत मीडिया पे इसको ला के और इस अंदाज में पेश करना, और अब जबकि लाहौर कोर्ट की एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट भी आ चुकी है कि जी ये ऑडियो और वीडियोस की हैसियत क्या है, इसमें इस बंदे पे इल्जाम है, उन्होंने कहा कि वो तो एक्यूज नहीं बल्कि विक्टिम है वो, और बहुत सी चीजें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है, उन्होंने भी हुकूमत से जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जस्टिस बाबर सत्तार ने तो इस हद तक कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड कौन करता है। ये भी एक सवाल है जो कि बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में ये रिकॉर्डिंग कौन करता है। हाँ, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये भी कैसे आगे ये पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स चलते हैं और इस पे क्या फैसले आते हैं। ठीक है, मैं आई टेक इट टू ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब इस बात पे, इस कमेंट पे आपके मुस्कुरा भी रहे थे। तो सर ये एक तो क्या आपको भी उतनी हैरत है कि ये ऑडियोज और वीडियोस ये कहाँ से रिकॉर्ड होकर आती हैं और इनकी वेरासिटी एक तो चेक हो रही है लेकिन दूसरी तरफ इनको पेश करके प्रेस टॉक की जाती है? और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब की बात, इंटीरियर मिनिस्टर की बात, क्या आप एज अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी क्या आप इंडोर्स करते हैं कि उनका आर्मी एक्ट के तहत ही ट्रायल होना चाहिए और ये लोग जो फाइलें लेकर गए हैं और जो जलाओ घिराव किया है? क्योंकि अजमा साहिबा ने बताया कि जिस तरह से वो लोग बैग्स लादे लादे आ रहे थे तो गोया ये कि एक नी जर्क रिएक्शन नहीं आता,
یہ واقعتاً ایک ایسا ریاکشن تھا جو کہ یہ پلانڈ تھا اور پری پلانڈ تھا، اور حساس معلومات چوری ہونے کا بھی اب ایک مزید سنگین الزام لگ گیا ہے. آپ سر اپنا مائک اگر پلیز ان میوٹ کر لیں بریگیڈیئر صاحب. نہیں آپ کی آواز ابھی بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے، سوری. آپ کا سر آئی تھنک مائک میوٹ ہے. آل رائٹ، میں بریک کی طرف چلتی ہوں تاکہ یہ ہم گلچ دور کریں، پھر بریگیڈیئر صاحب کی بڑی مچ نیڈڈ رائے اس کے اوپر. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب آپ سے بریک سے پہلے جو میرا عرض تھا، میرا سوال تھا، اس کا جواب پلیز فرمائیے گا. حساس انفارمیشن کیا واقعتاً چوری ہوئی ہے، اور کیا آرٹیکل 6 کے علاوہ، اب تو خیر آرمی ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ لاگو ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ تمام لوگوں پہ، مس کریئنٹس پہ؟ دیکھیں، جو بھی آرمی انسٹالیشن پہ جاتے ہیں ان کے اوپر آرمی ایکٹ تو لگ سکتا ہے، یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. بٹ آئی اسٹرانگلی فیل کہ یہ کم سے کم لوگوں پہ لگنا چاہیے، تاکہ آپ کے ملک میں عدالتیں چل رہی ہیں، آپ اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، وہاں اسپیڈی ٹرائل کر سکتے ہیں. اور پھر مطلب ہے کہ رانا ثناءاللہ کو کچھ شاٹس آرمی کے شولڈر پہ فائر کرنے کی بجائے خود کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آرمی کو ٹھیک ہے جو 3 4 5 6 لوگ جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پلاننگ ایگزیکیوشن کی ہے، دے شوڈ بی سارٹڈ تھرو آرمی ایکٹ، بٹ ناٹ آل. کیونکہ اس سے ہمارا ایک اپنا ریلیشن شپ ہے سول ملٹری کا، وی ڈونٹ وانٹ کہ اس میں زیادہ لوگ میں گریونسز ہوں، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ پتہ نہیں آرمی میں کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے. حالانکہ ملٹری کورٹس میں بھی تمام موقع دیے جاتے ہیں، ڈیفینس کا بھی کیا جاتا ہے، سول لائرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، پراپر ہوتا ہے، لیکن صرف اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. دیٹ از دا اونلی ڈفرنس. باقی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. سینسیٹیو انفارمیشن ہے، انکوائری ہونی چاہیے، پولیس ہے کیپیبل ہے، آپ کی ایف آئی اے ہے، اسپیشل برانچ ہے، مسٹ ہولڈ انکوائری، اور جو بھی اکاؤنٹیبل ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. سیکنڈ آپ کا یعنی آپ انڈورس کرتے ہیں، لیکن آپ کو سر یہ بھی فیل ہوا، آپ نے اپنے کامنٹ میں کہا کہ آرمی کے کندھوں کے اوپر یا فوج کے کندھوں کے اوپر بندوق نہ رکھ کر چلائی جائے، یہ کچھ جو اس کا اونس ہے یا برڈن ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب خود بھی بیئر کریں. بالکل کریں، اس لیے کہ آرمی کے میں اسٹرانگلی فیل کے 2 3 4 لوگ جو مین اس میں جو پلانرز ہیں ایگزیکٹیوز، ان کو آرمی ایکٹ پہ ٹرائی کیا جائے. باقی کو جو آپ کے قانون ملک میں سول عدالتیں چل رہی ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررسٹ ایکسپیڈائٹ کریں، وہاں بھی بٹ چلائیں. سر ایف آئی میں پی ٹی آئی چیئرمین نے تو یہ بات خود ہی کی تھی نا، جب وہ کمرہ عدالت سے بات کر رہے تھے کہ یہ تمام تر معاملے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لیا تھا کہ وہ ریسپانسبل ہے. یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی چیف نے، پی ٹی آئی چیئرمین نے تو انتہا کر دی. انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ عوام بچیوں کے مائنڈ پولیوٹ کر دیے، ان کے برین واش کیے، اور وہ 1 سال ڈیولپ کرتے رہے کہ جی یہ نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف، اور وہ کلمینیٹ ٹائم پہ ہوا جس کی وجہ سے نو ہی سفرنگ. تو سر ڈو یو انڈورس کے ان کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر دے دیں یا جماعت کو پورا بین کر دیں، اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی ایکشن، ایکسٹریم ایکشن اس چیئرمین کے اوپر یا پوری جماعت کے اوپر آپ انڈورس کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کسی کو بھی اس طرح آپ نہیں کر سکتے. ایک جمہوری ملک میں جمہوریت اگر حکومت میں ہے، جمہوری پارٹی ہے اقتدار میں، ان کو تمام جو ہوتے ہیں ڈیموکریٹک نارمس کو فالو کرنا چاہیے. آپ کے خلاف اگر ہے تو آپ بالکل کورٹ پہ جائیے، وہاں جا کے پروف دیں، اینڈ دین آف کورس کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے یس اٹ شوڈ بی بینڈ. لیکن ان کے پارٹی چیئرمین نے کسر نہیں چھوڑی ہے کہ اپنی آپ کی اتنی پاپولیرٹی کو، ہر چیز کو تباہ کر کے آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑتے. بار بار میں نے ہر پروگرام میں کہا کہ ان کے پارٹی لیڈر کو کسی لحاظ سے بھی آرمی کو اندر سے ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. آپ سیاسی لڑائی ہے، سیاستدانوں سے بات کریں، اچھا سر، وہ تو کریں. کہتے ہیں ویسے ان کی طرف سے جو آتا ہے ایک دفعہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اکیلے نے تھوڑی کیا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی نام لیتے تھے اور انہوں نے بھی آرمی چیف کا نام لیا، پھر دیگر وہ زرداری صاحب کا بھی بیان، تو وہ بیانات تو بہت سارے ہیں نا، لیکن حکومت کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف بیان دیتے تھے، انہوں نے تو باقاعدہ فزیکلی اٹیک کیا ہے. تو آپ ان کی بات صحیح سمجھتے ہیں یا وہ خان صاحب کی بات صحیح سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میں کر رہا ہوں تو کون سی نئی بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ بالکل پولیٹیکل پی ایم ایل لیڈرشپ پہ بہت ڈائریکٹ اٹیکس کیے ہیں، جو ورڈ اینڈ ڈونٹ ریپیٹ، بٹ دین اٹ واز جسٹ انڈیویجولس. بٹ اگر آپ ملٹری کو ایز اے ہول اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کریں گے، کبھی آپ کہیں گے میر صادق، کبھی کہیں گے میر جعفر، کبھی کہیں گے کبھی کہیں گے
जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल करें, कभी कहेंगे कि एक डेकोरेटेड 2 स्टार इंटेलिजेंस ऑफिसर जो मुझे पता है कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी पाकिस्तान में फौजियों के और अवाम की जान बचाने में, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर अल्टीमेटली 10 दिन को बेल के लिए बैठे हैं तो कहें आप BBC को जी कि ये सब कुछ जो कर रहे जनरल आसिम मुनीर करे। आई मीन तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सेंस नहीं आती ऐसी क्यों आप बात करें। आपको सियासी आप सियासतदानों से बात करें, उनसे जो बात करनी करें। हाँ। आपने धरना देना पुरमन जाते लोग माल रोड पे या गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट में आप धरना दे दें, आप वो रैली निकालें, बट यू कांट डू लाइक दिस। इट इज उन्होंने आप गोया ये कि आपके व्यू में ये गड़ा उन्होंने अपने लिए खुद खोदा है। अज़मा साहिबा की तरफ मैं ये मामला लेके जाती हूँ क्योंकि राजा आमिर अब्बास साहब ने भी बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस दी और वो ये कह रहे थे कि ये अगर अदालत को वाकईतन लगता है, अदालत हर इजलास में हर बात पे ये बात कर रहे हैं और ये एस्टेब्लिश हो गई ये बात कि जो रियासत का तीसरा सतून है यानी कि मोअज़्ज़ज़ अदालत अदलिया, उनके मामला कार में मुदाखलत हो रही है, बार बार की जा रही है अज़मा साहिबा, और आपके ज़ेरे हुकूमत की जा रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम आप पुलिस को तो एक अपना डिसिप्लिन करें कि जिस बंदे के ऊपर जो मतलूब है उस तक ही आप स्टिक करें। आप उसके घर वालों को पकड़ना, उनके एल्डरली, उनके वालिदैन को पकड़ना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? देखिए मोना, एक तो बात ये है कि मुझे लगता है कि जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या बाकी लाहौर हाई कोर्ट भी, ये सब जो है ये वजूद में ही अब आई हैं। इनको इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी अभी नजर आने शुरू हुई हैं और अभी मुजालिम हो रहे हैं। वो लहदा बात है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर एक फेक जो है वो सजाए मौत का केस बनाया गया। उन्होंने अपना खत लिखा कोर्ट के अंदर से कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, इसको देखे, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद जितने भी हमारे लीडर्स हैं सियासी इंतकाम के उसके ऊपर, उनको जो है 2-2 साल जेलों में रखा गया। उनकी जो जमानतें हैं ना, जो आजकल थोक के हिसाब से मिलती हैं, जिस केस में आए हैं उसमें भी जमानत, जो अगले है उसमें भी जमानत, और कभी जो आप पे केस बनेगा आगे उसमें भी आपको जमानत, ये जो अब थोक के हिसाब से मिल रही है। 2-2 साल हमारे लीडर्स की जमानतें भी फिक्स नहीं होती थी और अगर जमानत जो है लग जाती थी तो बेंच टूट जाता था। बेंच जो है वो कुछ ना किसी बात से उठकर चला जाता था, फिर 1 साल गुजर जाता था। तो ये भी कभी नहीं हुआ था कि रिमांड के अंदर होते हुए एक जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो मुल्जिम हो उसका रिमांड तोड़ दिया जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट को बुला के गुड टू सी यू कहा जाए और उसके बाद जो है उसको कहा जाए कि कोई बात नहीं, आप पार्टी टाइम करें, आप जाएं, 10 दोस्त बुलाएं अपने और आपके लिए गेस्ट हाउस पूरा हाजिर है और आप वहां जो मर्जी करें। सो ये अच्छा अज़मा साहिबा, एक आपसे अर्ज है, वो ये लोग कहते हैं, दूसरी तरफ से की जवाब आता है सुनने में कि नून लीग को भी काफी रिलीफ मिले, पीपल्स पार्टी से वो कहते हैं हमारे ऊपर तो कभी भी अदालतों ने नजरे करम नहीं किया, लेकिन मियां साहब बाहर गए, आज भी एज वी स्पीक वो लंदन में है। और हमजा शहबाज साहब के लिए अक्सर अमूमन हमने देखा था कि उनको जमानत जब मिली थी, जब उनको नायब ने पकड़ा था खान साहब के दौर में, तो उस वक्त छुट्टी का रोज था, तब अदालत ने खुल के उनको जमानत या उनको रिलीफ दिया। तो इस किस्म की मिसालें फिर दूसरी तरफ से भी सुनने में आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई एक आधी मिसाल है जब हमजा साहब को हफ्ते वाले दिन, जिस दिन ऑफिस वर्क होता है, आजकल तो इतवार को भी खुल रही है अदालतें, ये नहीं पता आपको चला। और ये एक केस है, इसके अलावा कोई एक केस चाहिए और वो एक जमानत है जिसके बावजूद हमजा शहबाज शरीफ 2 साल से ज्यादा जेल में रहे हैं। उनकी भी एक बेटी थी जो अल्लाह पाक ने उनको 12 साल बाद दी थी। ये बाकी जो हमारे लीडरान है ना, इनकी भी फैमिलीज थी। मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में होते हुए जब मिलने के लिए मरीम नवाज आई, उनके सामने उनकी बेटी को सिर्फ उनको जियत देने के लिए जो है वो अरेस्ट किया गया। ये सब इस मुल्क में हुआ और केस क्या था? केस था सियासी इंतकाम का। केस था उन केसेस के ऊपर जिसके ऊपर अब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ साहब को जो बरियत दी है, जो उनका केस खत्म हुआ है, उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है मियां साहब को उसी केस के अंदर जिसके अंदर आप और आज भी पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी वो मुल्क से बाहर हैं। और वो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें कहा है कि नवाज शरीफ पे केस नहीं बनता, मरियम पे तो वैसे ही नहीं बनता। उसके बावजूद जो है वो इंतकाम भुगता। मियां साहब की सजा अनाउंस हो गई थी ना, उसके बावजूद वो आए, वो जो है वो, और उनको किस तरह से अरेस्ट किया गया है ये कभी ना हमारा दिमाग ना कभी दिल के हाथे से उठा लिया गया। बिल्कुल मियां साहब ने कहा कमर जावेद बाजवा साहब इस बात का जवाब दें, जनरल फैज हमीद साहब इस बात का जवाब दें। हमने उनसे जो उनको सियासी मुदाखलत थी जिसको वो खुद अब एक्सेप्ट कर जवाब मांगा कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा आप कहती हैं आपने इसके आगे कुछ नहीं किया, सियासी मुदाखलत का जवाब मांगा। इसको मिक्स मत करें। किसी सियासी जमात ने कभी ये सब नहीं किया जो इमरान खान पार्टी ने किया है, हाँ। जो पीटीआई ने किया। अच्छा अज़मा साहिबा, एक जुमला और फरमा दें ताकि मैं ये मामला आगे भी ले जाऊं और इनसे भी पूछूं सबसे ये, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि अभी आपके साथ हुआ, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं ना कि दूसरों के घर वालों के साथ या जो आपके मुखालफीन है
क्योंकि सियासी इंतकाम तो लेना यकीनन ये आपका कतन मोटिव नहीं था, और आपने क्लियर कहा था हुकूमत में आने से पहले कि अज्यूम करने से पहले चार्ज कि आप किसी इंतकाम में यकीन नहीं रखते। उसके बावजूद क्या मियां अजहर को पकड़ना या नदीम अफजल चंद साहब के वालिद को पकड़ना, ये ठीक था ये तर्ज? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये भी तो आप देखिए ना, हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमने तो नहीं 9 मई करवाया ना। इमरान खान साहब को हमने सीख दी थी कि वो जो है बच्चों का जो है दिमाग जो है उनको स्पॉइल करें, उनको जो है उनके अंदर नफरत इतनी भरे कि वो जलाओ गिराओ और उनको ले जाया जाए। यास्मीन राशिद खुद जो है वो स्पॉट करती हुई ले जाए, और जब तक जलाओ गिराओ होता रहा वो बाहर खड़ी होकर मॉनिटर करती रही। उसके बाद उनकी ऑडियो याद है जिसमें वो इजाज मिनाज साहब के साथ बात हाँ, करी है, उसमें तो वो क्लियर वो इजाज मिनाज साहब ने कहा है कि आपने जो करना था आपने कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ, वो इजाज चौधरी साहब की जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, हमने गमला भी नहीं छोड़ा, हमने हर चीज को आग लगा दी। अब मुकरते क्यों हैं? अब आके फेस क्यों नहीं करते? ये हमारा तमाम मामला लीगल पर्सपेक्टिव से भी जानती हूँ जी। पॉइंट ये था कि हम कभी भागे नहीं थे। हाँ, हम जो है हम किस करते थे अदालतों के अंदर, हमें पता था फैसला पहले बल्कि राजा साहब मैं अर्ज करूं, का फैसला क्या आएगा। मियां साहब को एसेट की डेफिनेशन जो कानून में से नहीं मिली थी, उनको ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी से निकालना पड़ा, और जो है वो पनामा का केस शुरू करके उनको इकामा में सजा दी गई थी। ये राजा साहब इसका जवाब फरमाइए प्लीज। तो हमें पता था क्या हो रहा है, हम जानते थे, लेकिन फेस किया। अब ये इनका एक तरफ इनको इनकलाब लाना है, एक तरफ जो है ये मौक़िफ़ है। राजा साहब से पूछ लेती हूँ, राइट आजम साहब, मैं लेट मी टेक इट अक्रॉस, मैं ये आगे ले जाऊं बहुत बड़ा जी। राजा साहब, काले कवानीन का भी बहादुरी से सामना किया, जानते हुए कि काले कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं। पीएमएलएन का ये बड़ा बरमला नैरेटिव है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्टी तो ऐसे तितर बितर नहीं हुई ना जो आज हम तहरीक इंसाफ का हाल देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो बातें की हैं इन्होंने कि जनाब अगर केसेस थे अकामा के थे और गलत हुआ, उस वक्त हमने नैरेटिव भी देखा जो अभी इन्होंने बात की कि जनरल बाजवा या फैज हमीद उसका जवाब दे, तो वो जवाब देने के लिए अब तो इनकी हुकूमत अपनी है। क्या इन्होंने कोई ऐसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू की? हमें तो याद है मियां साहब कहते थे कि जी मैं तो आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तो बात ये है कि इस पे तो अब अगर ये समझती हैं कि उनकी हमें याद है वो कहा जाता था कि ये वो जजेस नहीं, हमने तो उन्हें देखना है जिन्होंने ये फैसले करवाए हैं, फैसले कहीं और लिखे जाते हैं। अच्छा। यकीनी तौर पे फैसलों में सुखम भी होगा। आप तो इंडोर्स कर रहे हैं फिर राजा साहब, आप तो अजमत साहिबा की बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि उनका फैसला भी आप कहते हैं कहीं और लिखा गया था, नवाज शरीफ साहब का, और ये तमाम तर जो मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि यही बात इन्होंने की कि जनाब ये फैसले कहीं, आपको भी याद होगा कि ये बात होती थी, जी, मीडिया पे भी होती थी जहाँ पे कहा जाता। तो अब उसमें तो यही है कि जब इनकी अपनी हुकूमत है अभी, तो दे शुड इनिशिएट एन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कि जी ये कैसे हुआ, किसकी इंटरफेरेंस थे, अगर जजेस को परसू किया जाता था तो वो जजेस को कौन इन्फ्लुएंस करता था, क्योंकि असल इसकी चीज तो यही होगी कि अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं और वो सामने आ जाते हैं सरफेस करके और अवाम तो के यानी ये सामने लोग खुद ही रखे इसको परस्यू जाते करें, हैं। अब तो बड़ा अच्छा मौका तो भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल दुरुस्त। तो अवाम उस चीज को ज्यादा समझेगी बनिस्बत ये कहना कि चूंकि उस दौर में ऐसे हुआ था तो अब टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कि अगर अब हाँ तो उसी को सॉल्व करें, सोल्यूशन पे जाएं कि जो ये सब बातें की हैं अब उसकी हुकूमत के दौरान, अब तो इनके पास वो दोनों जो ऑफिसर्स थे रिटायर भी हो चुके हैं, तो दे हैव आल्सो प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बताएंगे अवाम को कि जी असल हकीकत क्या थी। और ये थोड़ी मुशाबियत ये वाली बात रखती है ना राजा साहब, उन्हीं रैंक एंड फाइल्स पर अभी भी इल्जामात लग रहे हैं और पहले भी लगते रहे हैं, तो ये भी एक चीज है। लेकिन अजमा साहिबा कहती है कि इस नहज पर कोई नहीं ले गया, और अभी यास्मीन राशिद साहिबा का भी ये जो डिस्चार्ज ऑर्डर है उसके ऊपर भी अता तारड़ साहब कह चुके हैं कि यहाँ पर भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने देखा ही नहीं, पूरी तफ्तीश देखी नहीं, फिर प्रोसिक्यूशन पे फिर बात डाली गई कि जी प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर थी, और परवेज इलाही साहब पे भी यही बात की जा रही है। जी अजमा साहिबा कुछ कह रही है? जी मैं ये कह रही हूँ कि दो बातें मुझे बड़ी जरूरी, एक तो ये जो बात की थी ब्रिगेडियर साहब ने कि वजीर दाखिला खुद पे ओनस ले, वो खुद पे ओनस ले रहे हैं इस वक्त, जो है वो कहीं पर आप जो है वो हमारे उस इदारे को जिसके ऊपर हमला हुआ है वो फ्रंट पे नहीं है, राना सनाउल्लाह ही फ्रंट पे है। और यास्मीन राशिद का जो है जो केसेस की उन्होंने बात की, दहशतगर्दी की अदालतों में चलना चाहिए, जब मामला ये हो
کہ جب ظاہر ہے جب عمران خان کو جو ہے سپریم کورٹ میں لا کے ریمانڈ توڑ دیا جائے اور صحیح ایک ہے، طرف ان میں کا ریمانڈ مانگا جا رہا ہے ہاں اور دوسری طرف ان کو کوئی آڈیو ریمانڈ ویڈیو بھی کی جو توڑا میچنگ ہے گیا کوئی ہے، قانونی ریمانڈ بھی طریقہ کار ہے اس کو فالو نہ کرنے دیا جائے، ان کو جو ہے کیس اسٹارٹ کر دیں، ان کو قانونی طور شامل پہ ہاں تفتیش یہ ہونے اس کا کسی جواب کو، ہو. پھر انہیں عدالت کو کیا کہا جائے، ان کو عدالتوں کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ. اور جن کی یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں راجہ صاحب، یہ وہی عدالتیں نا، نواز شریف نے آرٹیکل 6 لگا دیا تھا مشرف پہ، پھر وہ عدالتیں جو ہے وہی اپنے پیروں پہ اسپیشل کھڑی نہیں کورٹ ہوئی. میں وہ جو شوکت تمام تھا صدیقی معاملہ وہ اپنا چلا کیس تھا. لے کے گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کا کیس آج تک سنا نہیں گیا. کیا انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ اوپن ہیئرنگ مانگی تھی. یہاں پہ ساسوں کے کہنے پہ راجہ اور صاحب دامادوں کے کہنے پہ فیصلے جواب ہو ہے، رہے ہیں تو بات جواب ہے کرنا راجہ ہمارا صاحب، اس کا حق ہے. جواب آپ فرما دیں، پھر میں یہ بریگیڈیئر صاحب از آلسو ویٹنگ فار عزتیں کروانے سے ہوتی ہے، عزتیں زبردستی نہیں ملتی ہیں کسی راجہ کو، صاحب عزت کمائی جاتی ہے. جواب ہے آپ سر. فیصلے کریں انصاف کے مطابق آپ کو عزت ملے گی، لیکن اگر آپ ایک ملزموں کو ایک طرف آپ کا اور ہی رویہ ہے، آپ شامل تفتیش نہیں ہونے دیتے، جی آپ راجہ کھوکھے صاحب صاحب سے ضمانتیں دے رہے ہیں، رائٹ ازما ساتھوں کی صاحبہ آڈیوز پوائنٹ آ ویٹ، رہی میں ہیں، یہ معاملہ آپ آگے لے کہتے ہیں جاؤں. پوچھے نا، دو پتہ نہ کیوں نہ پوچھے. ان سے وہ صاحب ڈیٹیلز کہہ رہی مانگ ہے لوں میں نا. نے ایک میسج کیا دوسرے جج صاحب کو، کنفیوژن کون ہے بات وہ ہو جائے میسج گی کرنے ازما والی؟ صاحبہ. جی کیا راجہ میسج کیا تھا انہوں نے؟ صاحب ڈو یو ہیو اے ریپلائی ٹو دس؟ جی بالکل، یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، آئی وش ان کے جو اٹارنی جنرل ہیں جو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان تمام کیسز میں، وہاں بھی وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کریں، وہاں بھی یہ بات کریں کہ جناب یہ ایشوز تھے، یہ وہ سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا رویہ رہا ہے کسی ایک آج ہاں درخواست یہ میں گلا یہ اٹارنی تمام جنرل جج جا صاحب کر سکتے ہیں وہاں پہ، بالکل یہ بات صحیح ہے. ساتھ میری ہے فیصلہ بھی میرا ہوگا. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، دماد میرا ہے فیصلہ بھی اور میرا ہوگا، یہاں یہ ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب کی بھی بات. جی چیف کا بیٹا جو ہے وہ پیسے پکڑ رہا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کے، ان کو آپ نہ پوچھیں، ان کو نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ جو جج ہے بریگیڈیئر صاحب سر آپ کا ویو، آپ کا بھی کامنٹ اس پہ بڑا ضروری ہے. راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے تھے اب حکومت کے پاس اچھا وقت ہے، اور وہ یہ تمام معاملات اور یہ سوالات جو اس وقت پوچھا کرتے تھے نواز شریف صاحب بطور اپوزیشن، اب وہ پوچھ سکتے ہیں ایز دا گورنمنٹ. پوچھ کے نہیں دیتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں بینچ تبدیل کریں. یہاں پہ آپ اس کی بات کریں، یہاں بینچ تبدیل نہیں کرتا کوئی، اپنے ہم خیال بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میں مجھے چھوڑے، آپ کے ان کے فاضل جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے یا پالیٹیشنز ان روب ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں ہٹا دو، بریگیڈیئر صاحب سے جواب مانگنے دیں ازما صاحبہ. جی راجہ صاحب کی بھی ٹرن تھی. میں جا کے آپ کے ادارے میں جمہوریت ہے، آپ اپنے ادارے کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب حلف کی جو ہے وہ آپ تعمیل کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب کا ویو آنے دیں اور راجہ صاحب کی بات رہ گئی ہے. جی ازما صاحبہ پوائنٹ پیڈ آپ بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل یہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو حکومت کو چاہیے کہ انکوائری ہولڈ کرے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے وزارت وزیر داخلہ اگر آ کے ٹیپس کی بات کرتے ہیں اور امیڈیٹلی رات کو چلا دیتے ہیں، تو پہلے اتنے کم از کم اتنے سینئر ججز کی اگر بات ہے تو بیسٹ طریقہ ہے فورینسک کرا لیں. جب انفارمیشن آ جاتی ہے، یو آر سیٹسفائڈ کہ یس دس از واٹ دا فیکٹ از، اور اب ہمارے پاس ثبوت ہے، بریگیڈیئر صاحب اس کو روک دیا گا کام کرنے سے. جو کمیشن ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کو دیکھ رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. جو آنے والی چیف جسٹس تو پاکستان ہے 3 مہینوں کے اندر. جی بریگیڈیئر صاحب کمپلیٹ ہو جائے ازما صاحبہ، دونوں حضرات کی بات رہ گئی ہے. نہیں ہونے دیا جا رہا. بریگیڈیئر صاحب، اور میں اگر وقت نے اجازت دی یا راجہ صاحب کی بات مکمل ہونی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب یو پلیز. یہ پوائنٹ ہے کہ رانا ثناءاللہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری ٹیپ سنا دی، اس کے بعد الزام لگا دیا، اس کے بعد فوراً کمیشن بنا دیا، اس کے بعد اب وہ وہاں کمیشن نے آپ نے اسٹارٹ بھی شروع کر دیا. بات یہ کہ پہلے اس لیول کے اوپر آپ کو پہلے چاہیے کہ فورینسک کرا لیں، تسلی کر لیں. اف یو فیل کہ یس اٹ از اے ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل، پھر ضرور کمیشن بنائیں اور اس کے بعد آپ جو بھی پروسیڈ کرنا ضرور کریں. میرا پوائنٹ آف یہ اس پہ کم از کم اتنی چیف جسٹس اور ججز انوالو ہیں، ان کی اتنی بے توقیری ہم نہیں کریں، کیونکہ آپ اگر آج ہم ان کے آرڈرز کو نہیں کوئی مانیں گے جو ڈسیزن ہوں گے، اسی لیے اب میرے خیال میں انہوں نے آرڈر دینے شروع کر دیے. کل کو یہ کہ یہ غلط پریسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے عدلیہ کی طرف تمام لوگ دیکھتے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے. راجہ صاحب آپ سے ایک آخری جملے کا، یہ میرے پاس ٹائم بچا ہے آپ کا، کیونکہ اس ٹائم میں آپ کی پوری بات نہیں سن پائی تھی. آپ کا لاسٹ ورڈ آ جائے پلیز. دیکھیے جی، آج یہ کیس چل رہا تھا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کہ حکومت پاکستان کے بہاف پہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی جج پہ بائسڈنس الیج نہیں کرتے کہ وہ بائسڈ ہے.
یہ انہوں نے آج عدالت میں سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا صرف آبجیکشن یہ تھا کہ چونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو بینچ سے چیف جسٹس صاحب اور 2 دیگر ججز جو ان سے ہیں وہ ریکیوز کر دیں. وہ ہو جائیں بالکل. ہاں رائٹ. لیکن یہ کہ بائس ہونے کا آپ کہتے ہیں کہ بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. اٹارنی جنرل کے یہ ریمارکس ہیں جو کہ یہ بات تھی. وقت ناظرین کم ہے لیکن یقیناً اس کے اوپر انشاءاللہ کسی اور نشست میں بات کریں گے. آئی تھینک دا لیڈی اینڈ دا جینٹلمین. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.